मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछना चाहूंगी कि मोटापा होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहे तो ओबेसिटी का मतलब है एक्सेस बॉडी फैट। मोटापे के कौन कौन से ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस बारे में आप अवेयर करना चाहते हैं हमारे पेशेंट्स को? मोर देन 200 कॉम्प्लिकेशंस ओबेसिटी में मिलते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन की अगर हम बात करें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, फीमेल्स में पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये सारे सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओबेसिटी की वजह से या मोटापे की वजह से होते हैं। तो क्या ये वाकई मोटापा प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आजकल इंजेक्शंस चले हैं जैसे सेमाग्लुटाइड एंड ओजेम्पिक, ये कुछ इंजेक्शंस हैं। तो ये इंजेक्शन क्या मतलब भूख कम कर देते हैं लोगों की कि ये क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि आपका वजन जो है वो घटने लगता है? तो ये ब्रेन और बॉडी दोनों में एग्जैक्ट वैसे ही वर्क करता है। ये जो वजन घटाने के इंजेक्शन आप बता रहे हैं, तो इससे मोटापा, तो आपने बोला कि भाई जब वजन घटेगा तो मोटापा तो कम होगा ही, पर हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होंगे इन इंजेक्शंस को लगवाने के बाद? वो जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए कोई भी मेडिसिन होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, वैसे इसका भी साइड इफेक्ट होता है। पर ये जो इंजेक्शन आपने बताया सेमाग्लुटाइड, ये किन पेशेंट्स को नहीं लगाना चाहिए? ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग इसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक क्रैश कोर्स है, ये एक एक्यूट वेट लॉस का तरीका है, और कुछ लोग इसको ओवर द काउंटर भी यूज कर रहे हैं। कुछ जिम में यूज हो रहा है, कुछ पार्लर्स में यूज हो रहा है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। क्या थायराइड पर्सन को, मतलब क्या थायराइड की वजह से कैंसर भी होता है? नहीं, थायराइड डिजीज वाले पेशेंट में ये यूज किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कैंसर होता है, उसको हम लोग कहते हैं MTC, उस पेशेंट्स में हमें ये अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चों में भी मोटापे की समस्या देखी जा रही है, जब से कोरोना काल के बाद ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। तो उन बच्चों को भी हम इंजेक्शन ये दे सकते हैं कि नहीं? वेट लॉस इंजेक्शन दे सकते हैं उन बच्चों को? चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसको आप लोग कहते हैं, छोटे बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। अभी एक इंडिया में स्टडी हुई थी जिसने बताया कि 30% स्कूल गोइंग बच्चे, मतलब हर तीसरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो इस वक्त ओबेस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। मोटापा, आज का हमारा टॉपिक है मोटापा यानी ओबेसिटी। दोस्तों, आज भी आप चाहे कहीं भी चले जाएं, 10 में से 9 लोग मोटापे से ग्रसित हैं और कोई भी एक्सरसाइज या डाइट नहीं करना चाहता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सक्षम पांडे जी, जो हमें बताएंगे मोटापे के बारे में क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि डॉक्टर सक्षम, आप किस चीज के डॉक्टर हैं और क्या आप हमारे व्यूअर्स को सलाह देना चाहते हैं? अपने बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर सक्षम पांडे, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। मैंने अपना MBBS और MD मेडिसिन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है एंड DM एंडोक्रिनोलॉजी IMS BHU वाराणसी से। मैं राइट नाउ रिजेंसी हॉस्पिटल में एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आज हम लोग ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा, ओबेसिटी से आपका मतलब है मोटापा? यस। तो हम आज मोटापे के बारे में बातचीत करना चाहें। करेक्ट जी। हम लोग आज ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक नया इंजेक्शन जो कि सेमाग्लुटाइड है और उसके भी डाउट्स हैं, वो भी सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आजकल इंडिया में क्या कहीं भी आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा मामले आ रहे हैं मोटापे के यानी ओबेसिटी के। तो इस सीरियस प्रॉब्लम को आप कैसे हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे, या क्या आप बताएंगे, क्या कहेंगे कि इंडिया में जो ओबेसिटी है वो कितनी कॉमन हो चुकी है? क्या बोलेंगे इसके बारे में? इंडिया में ओबेसिटी एक साइलेंट एपिडेमिक है। इसके केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि ICMR 2025 डेटा ने बताया कि मोर देन 250 मिलियन इंडियंस ओबेज हैं और उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि वो ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो हर चौथा इंडियन एडल्ट ओवरवेट या ओबेज है और ओबेसिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हमें ओबेसिटी को जल्दी डायग्नोज करना है और जल्दी ट्रीट करना है। अच्छा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछना चाहूंगी कि मोटापा होता क्या है और ये कैसे मतलब हमारे ऊपर हावी हो जाता है? पहले आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी दें। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ओबेसिटी का मतलब है एक्सेस बॉडी फैट। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं एडिपोसिटी।
और सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि आपकी बॉडी का जो फैट है वो बढ़ गया है, तो इसका जो मेन रीज़न रहता है कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। जेनेटिकली मतलब आपकी फैमिली में भी मोटापा था, तो एक आपको वो रिस्क फैक्टर है। और फिर आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो आपका खान पीन है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका खान पीन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से 1 + 1 11 बन जाते हैं और आपके ऊपर ओबेसिटी या फिर जैसे हम मोटापा कहते हैं वो होने लग जाता है। मोटापे के कौन कौन से ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या आप मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आप हमारे पेशेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं, जिस बारे में आप अवेयर करना चाहते हैं हमारे पेशेंट्स को? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जो मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। मतलब आपके हेयर से लेके आपके पैर तक सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। मोर देन 200 कॉम्प्लिकेशंस ओबेसिटी में मिलते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन की अगर हम बात करें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, फीमेल्स में PCOS, इनफर्टिलिटी, ये सारे सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओबेसिटी की वजह से या मोटापे की वजह से होते हैं। अच्छा, क्योंकि कई बार जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो भी कहती हैं कि आप अपना वजन कम करिए एंड देन आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो क्या ये वाकई मोटापा प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरीके से वेट गेन का कारण है, जिसकी वजह से PCOS होता है और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होती है। मेन ट्रीटमेंट PCOS का यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और वेट लॉस करना है, जिससे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस नॉर्मल हो सकती है एंड आप फर्टाइल हो सकते हैं। अच्छा, आजकल इंजेक्शंस चले हैं जैसे सेमाग्लुटाइड एंड ओजेम्पिक, ये कुछ इंजेक्शंस हैं, तो ये इंजेक्शन क्या मतलब भूख कम कर देते हैं लोगों की, कि ये क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि आपका वजन जो है वो घटने लगता है? मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओजेम्पिक एक ब्रांड नेम है, विगोवी एक ब्रांड नेम है, जिसके अंदर सेमाग्लुटाइड कंटेंट है। सेमाग्लुटाइड एक GLP-1 हार्मोन की तरह मिमिक करता है। हमारी बॉडी में नेचुरली GLP-1 रिलीज होता है इंटेस्टाइन से, और इसका काम होता है खाने में ब्रेक लगाना। तो हम कितना खाना खाएंगे ये GLP-1 डिसाइड करता है। तो ये ब्रेन पे भी काम करता है और ये इंटेस्टाइन पे भी काम करता है। तो हमें कब खाने को स्टॉप करना है, हमें कितना खाना खाना है, तो ये GLP-1 रेगुलेट करता है। तो इससे हमारा एपेटाइट भी मैनेज होता है और साथ ही साथ ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। तो ये एपेटाइट का आपका मतलब है कि भूख से रिलेटेड है? यस, भूख से रिलेटेड है। इसका रिलेशन भूख से है। इसका मतलब ये कि ये हमारे ब्रेन में सेंटर होता है। भूख का एक सेंटर है जिससे हमें भूख लगती है, और एक सेंटर है कि हाँ ससाइटी सेंटर है। तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में ये डिसरेगुलेशन हो जाता है, तो ये उसको रेगुलेट करता है। ये इसका मेन मैकेनिज्म है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये इंसुलिन रिलीज करता है, तो ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग भी है। अच्छा, तो ये ब्रेन और बॉडी दोनों में एग्जैक्ट वैसे ही वर्क करता है? यस, ये ब्रेन पे भी काम करता है और हमारे स्टमक में भी काम करता है। स्टमक में ये क्या करेगा, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना पचने की स्पीड है उसको ये डिले कर देता है। तो हम जो इंजेक्शन हम लगवाएंगे वो, यस, जो इंजेक्शन हम लगाएंगे उससे जो खाना पचने की स्पीड होती है ये उसको स्लो कर देगा। तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है मतलब वो धीरे धीरे होगी। तो अब आपने थोड़ा सा खाना खाया, वो खाना आपके स्टमक में रहेगा, तो आपका ऑब्वियसली जो खाना खाने का नेक्स्ट कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो इससे आप कम खाना खाएंगे तो आपको वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस ये कितने इंजेक्शन हमको लेने पड़ेंगे? मतलब जैसे इंसुलिन का डोज होता है उसी तरीके से है कि आप घर पे ले सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाके ही लेना है ये डोज? ओके, नहीं, ये इंजेक्शन आप आराम से घर पे ले सकते हैं। इसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, और शुरुआत के 4 to 6 इंजेक्शन, मतलब हफ्ते में एक इंजेक्शन लेना है, तो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते पहले हम लोग इसको देते हैं, जिससे आपकी बॉडी इस पर अडेप्ट कर जाए। मतलब आपकी बॉडी में इंजेक्शन लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो 4 से 6 हफ्ते में मैनेज हो जाएं, और फिर हम 6 वीक के बाद देख सकते हैं कि पेशेंट में वेट लॉस होने लग जाता है। मोस्ट इफेक्टिव अगर हम बोलें कि सबसे अच्छा वेट लॉस हमें कब मिलता है, तो वो हमें 6 महीने से 1 साल के बीच में हमें इफेक्टिव वेट लॉस मिलने लग जाएगा। अच्छा, कितना वेट लॉस मिल जाएगा कुछ? क्या इसके लिए हमें कोई डाइट फॉलो करनी पड़ेगी या कोई एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी इन इंजेक्शंस को लेने के बावजूद? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। ये रोज ओपीडी में पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं ये इंजेक्शन लूंगा तो क्या मुझे डाइट और एक्सरसाइज करनी है? आंसर है यस। विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज आप इस इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके मतलब स्टूडियो से कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि आपने 1 इंजेक्शन ले लिया, 2 इंजेक्शन ले लिया और आपका वेट लॉस हो जाएगा। नो, ये एक क्रोनिक प्रोसेस है। इससे हम वेट को सस्टेन रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 इंजेक्शन ले लेंगे, वेट लॉस हो जाएगा। जैसे ही आप इंजेक्शन छोड़ेंगे, वापस से वेट रिगेन हो जाएगा। मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा वेट फिर हमारा। यस, जो आपका वेट लॉस हुआ था, फिर से वो वेट आपका रिगेन हो जाएगा। अगर हमने डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं ली तो क्योंकि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नींव आपकी लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज है। इंजेक्शन एक एड ऑन थेरेपी है जिसकी वजह से हम इफेक्टिव वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। जैसे सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है जेनरिक फॉर्म में, तो उसमें देखा गया है कि 15% तक का वेट लॉस मिला है, 15%। पहले हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी जिसमें इतना इफेक्टिव वेट लॉस मिले। जैसे मुंजारो जो टिर्जिपाटाइड है, उसमें 20 to 22% वेट लॉस होता है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव वेट लॉस है। अच्छा, इतना वेट लॉस हमें सिर्फ सर्जरी से ही मिलता था। अच्छा, ये ऐसे नहीं मिल सकता था, मतलब कि हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो इससे ऐसे नहीं मिलता था, सर्जरी करवाते थे तब मिलता था। बेडियाट्रिक सर्जरी से ही हमें इतना इफेक्टिव वेट लॉस मिलता था। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस ही नहीं थे, मेडिकल थेरेपी नहीं थी जिससे इतना इफेक्टिव वेट लॉस हो। लेकिन आज हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे हम टारगेट वेट लॉस को अचीव कर सकते हैं, और ये और भी बहुत सारी चीज़ों में लिए बेनिफिशियल है। किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, इन सब पे भी इसका बेनिफिशियल रोल है। ये जो वजन घटाने के इंजेक्शन आप बता रहे हैं, यस, तो इससे मोटापा, तो आपने बोला कि भाई जब वजन घटेगा तो मोटापा तो कम होगा ही। yes. पर हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होंगे इन इंजेक्शंस को लगवाने के बाद? यस, वो जरा बताइए। बिल्कुल। देखिए, कोई भी मेडिसिन होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, वैसे इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ट्रांजिएंट फेज़ के लिए ही मिलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब सिर्फ इनिशियल फेज़ में ही मिलेंगे। और अगर हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और डोज को धीरे धीरे एस्केलेट करते हैं, तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं जी। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पेट से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से रिलेटेड हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और कुछ लोगों में डायरिया मिलता है। ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इंजेक्शन से मत डरिए, इसके साइड इफ़ेक्ट से मत डरिए, ये सोचिए कि इसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं। अच्छा, मतलब पर ये जो इंजेक्शन आपने बताया सेमाग्लूटाइड, ये किन पेशेंट्स को नहीं लगाना चाहिए? यस, ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग इसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक क्रैश कोर्स है, ये एक एक्यूट वेट लॉस का तरीका है, और कुछ लोग इसको ओवर द काउंटर भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ जिम में यूज़ हो रहा है, कुछ पार्लर्स में यूज़ हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। इसको हमेशा एक प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के अंडर में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये ड्रग यूज़ नहीं किए जाते हैं। ऑल्दो ये बहुत सेफ ड्रग्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन पेशेंट्स को मेडुलरी थायराइड कैंसर या MEN2 सिंड्रोम की हिस्ट्री है, उन पेशेंट्स में आप ये इंजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। क्या थायराइड पर्सन को, मतलब क्या थायराइड की वजह से कैंसर भी होता है? नहीं, थायराइड डिजीज़ वाले पेशेंट में ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कैंसर होता है, उसको हम लोग कहते हैं MTC। उस पेशेंट्स में हमें ये अवॉइड करना चाहिए। हुआ ये था कि जब ये मार्केट में आने से पहले जब इसका ट्रायल हुआ था, तो ह्यूमन स्टडीज़ में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई रिस्क फैक्टर है, लेकिन रैट्स में, एनिमल स्टडी में कुछ रिस्क मिला था। तो हम लोग उस रिस्क को कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे हम अवॉइड करते हैं ह्यूमंस में जिनमें ये MTC है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अभी तक कोई भी ह्यूमन स्टडी में, कोई भी रियल वर्ल्ड स्टडी में ऐसा एक भी केस रिपोर्ट नहीं है कि इससे कोई डायरेक्टली कैंसर एसोसिएटेड है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस और कैंसर हो जाता है। क्या इंजेक्शन की वजह से ये पॉसिबल है कि इसकी वजह से कैंसर या ब्लाइंडनेस आ जाए, अंधापन आ जाए? देखिए, ब्लाइंडनेस का US में स्टडीज़ आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत से लोग जो ब्लाइंड थे, तो जब उनका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया तो ये लगा कि वो GLP-1 ले रहे थे, बट बाद में बहुत सारे ट्रायल्स हुए जिसने ये बताया कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिसने ये प्रूव किया हो कि इन इंजेक्शन से, सेमाग्लूटाइड या टिर्जिपाटाइड से डायरेक्टली ब्लाइंडनेस होती है। और कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग RCT करते हैं। RCT का मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो उन ट्रायल्स में जब भी ये कोई स्टडी हुई तो ऐसे ट्रायल्स में कोई भी रिस्क नहीं मिला। हाँ, बट डेफिनेटली हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जो लोग
अबव 50 ईयर्स हैं, जिनमें ऑलरेडी आई प्रॉब्लम है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें एक आई टेस्ट करना है और इंजेक्शन चालू करने से पहले, और जब वो इंजेक्शन ले रहे हैं तो बीच बीच में आई टेस्ट करना चाहिए। छोटे बच्चों में भी मोटापे की समस्या देखी जा रही है, जब से कोरोना काल के बाद ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है, तो उन बच्चों को भी हम इंजेक्शन ये दे सकते हैं कि नहीं, वेट लॉस इंजेक्शन दे सकते हैं उन बच्चों को? यस, चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसको आप लोग कहते हैं, छोटे बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। अभी एक इंडिया में स्टडी हुई थी जिसने बताया कि 30% स्कूल गोइंग बच्चे, मतलब हर तीसरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो इस वक्त ओबेस है। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये वेस्ट में लाइक यूएस के अकॉर्डिंगली अबव 12 ईयर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसके ट्रायल्स भी हुए थे, जैसे कि स्टेप ट्रायल, स्टेप 3 ट्रायल हुआ या लीराग्लूटाइड के ट्रायल्स हुए, लेकिन हम लोग इंडिया में जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। हमारा मेन एम ये होता है कि बच्चे अपने सस्टेन वेट को मेंटेन करें, वो एक्सेस वेट गेन ना करें। लेस देन 12 ईयर्स में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है इन इंजेक्शन को यूज़ करना। जो 12 to 18 ईयर्स का है, जिसको हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं, उस टाइम पे वेस्ट वाले तो ईजिली यूज़ कर रहे हैं, पर इंडिया में अभी हम लोग गाइडलाइंस नहीं है, हम लोग अभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्सरसाइज से या स्क्रीन टाइम कम करने से या खाने पीने से अपना वेट लॉस मैनेज कर सकते हैं। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इंजेक्शन पे। ये किस एज की महिलाएं ये इंजेक्शन ले सकती हैं? आपने जैसा बोला कि प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं हैं या जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो नहीं ले सकती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो ले सकती हैं? यस, देखिए एडल्ट पेशेंट जो भी हैं अबव 18 ईयर्स वो ये इंजेक्शन ले सकते हैं, बट वही है कि उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो। क्राइटेरिया का मतलब या तो उनको PCOS हो और या उनके अंदर मोटापा हो। तो मोटापे का भी एक क्लियर गाइडलाइंस है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, तो उसमें आपका BMI 27 से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। कोई एंड लिमिट नहीं है, 50 ईयर की फीमेल भी ले सकती है, 60 ईयर फीमेल की भी ले सकती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे एज बढ़ती है तो हमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है। बट डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए किन पेशेंट्स को लेना है, किस डोज पे लेना है और कब तक इंजेक्शन लेना है। वेट लॉस इंजेक्शन जो होते हैं वो क्या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं? यस, बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये जो वेट लॉस इंजेक्शन है वो एक्चुअल में एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। ये बहुत सालों से यूज़ हो रहे हैं, ये कोई नई मेडिसिन नहीं है। सबसे पहले इसको एज अ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन यूज़ किया गया बहुत साल। इसमें वेट लॉस प्रॉपर्टी मिलती थी, तो उस प्रॉपर्टी को हाईलाइट करके अब नए फॉर्म में इसको लेके आए एज एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन। ये बहुत सालों से एज एंटी डायबिटिक मेडिकेशन यूज़ हो रही है और इसका बहुत अच्छा कंट्रोल भी है डायबिटीज़ पे। इसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, सस्टेन ट्रायल, पायनियर ट्रायल, जिसमें इसको डायबिटीज़ पेशेंट में यूज़ किया गया है। तो हमें डायबिटीज़ के साथ साथ वेट लॉस भी मिलता है। जो पेशेंट डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं क्या वो भी वेट लॉस इंजेक्शन लगवा सकते हैं? देखिए, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं जनरली वो इतने ओबेस या ओवरवेट नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये उन्हीं के लिए इंडिकेटेड है जो ओवरवेट और ओबेस हैं। और वो बच्चे अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है या उनके अंदर बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो ही हम इस इंजेक्शन को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमेशा यही है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। जब आप हार गए, आपसे लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं हो पा रहा, वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तब ये इंजेक्शन आपके लिए बना है। पेशेंट्स को अक्सर डर होता है कि इन इंजेक्शंस को लेने के बाद शुगर लो हो जाएगी। क्या इफेक्ट्स मतलब बॉडी झेलती है उसके बाद? यस, मैं ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग नॉन डायबिटिक हैं और वो ओबेज हैं, मतलब नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको मोटापा है, और अगर हम ये इंजेक्शन देंगे तो उससे उनकी शुगर लो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो इंसुलिन रिलीज़ होता है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट है। इसका मतलब जब हम खाना खाएंगे तभी इंसुलिन रिलीज होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो ये इंसुलिन रिलीज करेगा, अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो आपकी शुगर कम नहीं होगी। तो डायबिटिक पेशेंट में ये शुगर कम करता है, लेकिन नॉन डायबिटिक पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा।
जिम में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, Yes. अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। Yes. तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो ये इंजेक्शन ले सकते हैं वेट लॉस वाले? देखिए, वही मैंने आपको बताया ना कि ये जो इंजेक्शन है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये उन लोगों के लिए है जो क्रोनिक ओबेसिटी से ग्रसित हैं, मतलब जिनको मोटापा बहुत टाइम से है और हम एक सस्टेन धीरे धीरे वेट लॉस चाहते हैं। जिम में अक्सर लोग सोचते हैं कि हमको रैपिड वेट लॉस हो जाए, या हमारी शादी है या घर पे कोई फंक्शन है तो वो सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाए। तो ये इंजेक्शन उनके लिए नहीं है। जैसे ही हम इंजेक्शन को छोड़ेंगे वापस से वेट रीगेन हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करिए, डाइट पे कंट्रोल करिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और आप उस प्रॉपर इंडिकेशन में आ रहे हैं, यस, देन यू कैन गो फॉर दीज इंजेक्शंस। आपके लिए इंजेक्शंस है, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज मत छोड़िएगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। किसी की शादी नजदीक आ रही हो और वो वेट लॉस प्रोग्राम कर रहा हो, उसके लिए आपकी क्या सलाह है कि ये इंजेक्शन कब से वो स्टार्ट करे कि वो शादी भी अच्छी तरीके से निपटा ले और उसका वजन भी घट जाए? यही ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं ओपीडी में जो कहते हैं कि हमारे घर पे फंक्शन है या हमारी शादी है, प्लीज़ हमें एक इंजेक्शन दे दीजिए या हमें 2 इंजेक्शन लगा दीजिए। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 1 इंजेक्शन से 2 इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, और जब आप इंजेक्शन छोड़ेंगे तो उसके बाद जो भी 1-2 kg का आपके बॉडी में डिफरेंस था वो वापस से रीगेन हो जाएगा। तो ये 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन का कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप प्लीज़ अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही हाईली प्रोसेस फूड, मैदा बेस्ड फूड खाते हैं या शुगर या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं। अपनी टोटल कैलोरीज पे ध्यान दीजिए। अपने पूरे दिन में से 500 किलो कैलोरीज भी अगर आप लेस कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाएगा। अच्छा, मतलब अगर हम ये सारी चीजें अपने चीजों से हटा दें, खाने की चीजों से हटा दें, तो हमारा वेट लॉस अच्छे से हो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, वेट लॉस क्या है? एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। हम उस मेटाबॉलिज्म को चाहते हैं जो डिस्टर्ब हो गया है वो एक नॉर्मल सिंक्रोनाइज फॉर्म में हो जाए। तो इसके लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं? एक प्रॉपर टाइम पे सोना, स्ट्रेस को अच्छे से मेंटेन करना कि आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है खान पीन। तो खान पीन आजकल सबसे कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। लोग 2-2, 3-3 घंटे में खा रहे हैं। तो आपको एक मील टाइम डिसाइड करना है कि हाँ, हमें इस टाइम पे खाना है और इस टाइम पे सोना है। ये सारी चीजें हमें पहले से ही करनी है। और अपने खाने में प्रोटीन्स और फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि जो प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं ये शुगर का एब्जॉर्प्शन अच्छा करते हैं। और आपकी भूख को भी कम करते हैं। तो प्रोटीन्स एंड फाइबर्स आप जितना ज़्यादा लेंगी उतना आपके लिए बेटर है। अच्छा, जो ये आपने वजन घटाने वाला इंजेक्शन हमें बताया है, तो मैं ये जानना चाहूंगी ये कितने दिन में हमको लेना है, मतलब या कितने साल में, या कितने इंजेक्शन हमको लेना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये जो इंजेक्शन है जिसको हम लोग सेमाग्लूटाइड कहते हैं या ट्रिजिपाटाइड कहते हैं, ये हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। हर हफ्ते आपको ये इंजेक्शन लेना है। इनिशियली 4 to 6 वीक, मतलब 4 से 6 हफ्ते में हम डोज को सेट करते हैं, जिससे पेशेंट की बॉडी और वो इंजेक्शन आपस में दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। फिर हमें 1 या 2 महीने के बाद से वेट लॉस मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे अच्छा वेट लॉस हमें 6 महीने से 9 महीने के बीच में या 1 साल में मिलता है। तो कितने इंजेक्शन ले चुके होते हैं तब तक हम? अब आप ऐसे जोड़ लीजिए, हर महीने हम 4 इंजेक्शन ले रहे हैं, तो 1 साल के हिसाब से 12 into 4 48 इंजेक्शंस आपके हो गए हैं। तो उसके हिसाब से उतना आपको बहुत इफेक्टिव वेट लॉस आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको इंजेक्शन कंटिन्यू रखना है। भले आपकी बॉडी में एक स्टैटिक हो जाए, स्टैटिक का मतलब कि वेट लॉस होना बंद हो जाए, लेकिन वो जो इंजेक्शन है वो आपके वेट रीगेन को बचा रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि आपका वेट दोबारा ना बढ़े। तो बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनको मैंने इंजेक्शन स्टार्ट किया था, उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ। किसी का 10 kg, किसी का 12 kg, और फिर उन्होंने इंजेक्शन छोड़ दिया कि हमें तो अच्छा वेट लॉस हो ही गया है। बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। इवन ट्रायल्स में भी ये देखा गया है, जैसे विड्रॉल ट्रायल हुए, स्टेप एक्सटेंशन ट्रायल एक था, सरमॉन ट्रायल था 4, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों ने इंजेक्शन छोड़ दिया उनका फिर से वेट रीगेन हो गया, अराउंड 30% वापस वो उसी कैटेगरी में आ गए। जो आपने अभी बताया मुझे कि वजन घटाने के जो इंजेक्शंस हैं, इनको क्या आम नागरिक भी लगा सकते हैं कि नहीं सिर्फ एक विशेष तबका जो है समाज का वही? क्योंकि होता है ना, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है कि वो इस इंजेक्शन को अफोर्ड कर सके। तो क्या मतलब सब लोग लगा सकते हैं कि सिर्फ कोई एक तबका ही लगा सकता है इस इंजेक्शन को? यस। ओबेसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑल्दो
जो अर्बन एरियाज़ हैं, मतलब जो सिटी एरियाज़ है, वहाँ ये ज़्यादा कॉमन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रूरल एरिया या गांव में नहीं है। तो ओबेसिटी सब जगह है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में हर चौथा इंसान ओवरवेट या ओबेज है। हमारे पास पहले तो कोई मेडिसिन ही नहीं थी जिससे हम ओबेसिटी को ट्रीट कर पाएँ, तो अब हमारे पास एक मेडिसिन है। ये इंजेक्शन पहले ऑफ पेटेंट नहीं था, मीन्स एक पर्टिकुलर कंपनी ही इसको बना रही थी, तो उस वक्त इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जैसा आपने बताया कि आम नागरिक के लिए इसको लेना बहुत टफ था, क्योंकि प्राइस एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे इंडिया में, और ये इंजेक्शन ऐसा भी नहीं है कि एक बार लगना है, आपको हर वीक इंजेक्शन लगाना है। तो पहले बहुत दिक्कत थी कि आप इस इंजेक्शन को खरीदने में, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफ पेटेंट कर दिया है, मतलब ये अब जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल है। तो पहले हम लोग वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट करते थे, तो एक्चुअल में आज हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये इंजेक्शन अब ऑफ पेटेंट हो गया है, ये बहुत ही कम रेट्स में अवेलेबल है। मोर देन 50 कंपनीज़ ने इस इंजेक्शन को लॉन्च किया है, और ये अब हर जगह, हर हॉस्पिटल में ईजिली अवेलेबल है। बस मेरी एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ इसको सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के कंसर्न से ही इस इंजेक्शन को ले। बहुत सारे मेकअप स्टूडियो हैं, जैसे आईवी ड्रिप वो लोग भी लगाने लगे हैं, और विदाउट डॉक्टर के कंसर्न के वो लगवा रहे हैं जी। क्या ये इंजेक्शन भी वो लोग लगाने लगे हैं? ऐसा आपको सुनने में आया है कि क्या? यस, बिल्कुल आया है, क्योंकि जो इनिशियल इंजेक्शन आया था मुंजारो, जिसको हम ट्रिजिपाटाइड कहते हैं, वो बहुत ही ओवर द काउंटर यूज़ हो रहा था, और जैसा आपने अभी बताया कि वो जिम में या मेकअप स्टूडियोज़ में बहुत यूज़ हो रहा है। बट मैं यही बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को और पेशेंट्स को कि प्लीज़ बिना डॉक्टर सुपरविजन के इसको यूज़ ना करें, बिकॉज ये कुछ लोगों में नहीं दिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, और इसका जो डोज एस्केलेशन है वो इतना ईजी नहीं है। कुछ लोग तो साइड इफ़ेक्ट्स को टॉलरेट कर लेते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो हमें धीरे धीरे डोज को एस्केलेट करना है। फिर जब हम ये इंजेक्शन्स ले रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, और सार्कोपीनिया, जिसमें मसल वीक हो जाती हैं, उसको प्रिवेंट करना है। अच्छा। तो इसीलिए डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपका मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी और इंसान सार्कोपीनिया को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगा। अच्छा, कोई कपल अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है जी, और डॉक्टर ने उसको सलाह दी है कि आप अपना वजन घटाएं, क्या वो कपल भी ये वेट लॉस इंजेक्शन ले सकता है कि नहीं? यस, देखिए, अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो ये इंजेक्शन आपके लिए नहीं है। प्रेगनेंसी होने से 3 to 4 मंथ्स पहले आपको ये इंजेक्शन स्टॉप करना है। नहीं, मतलब नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं आप, ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत टफ है, कुछ लोग जो PCOS की होती हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, तो मोटापे की वजह से उनकी प्रॉपर साइकिल्स नहीं आती हैं और वो इनफर्टाइल होती हैं। तो जैसे ही हम इंजेक्शन देते हैं उनका वेट लॉस होता है और साइकिल्स नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी इंजेक्शन ले रहे हैं। अब जब आप इंजेक्शन छोड़ेंगे तो फिर वेट रीगेन होता है और फिर से साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन होती है जो डॉक्टर को मैनेज करना होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती रहेंगे और डाइट प्रॉपर मैनेज करेंगे तो आप इंजेक्शन को टेपर ऑफ करके प्रेगनेंसी भी प्लान किया जा सकता है। अच्छा, मतलब साथ में इंजेक्शन भी चले और प्रेगनेंसी प्लान हो, ये हो सकता है कि नहीं? इसको बंद करने के बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान इसको करें? बंद करने के बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। गाइडलाइंस ने क्लियर मेंशन किया है कि 3 to 4 मंथ्स पहले आपको इसको स्टॉप करना ही करना है। अच्छा, जैसे आईवी ड्रिप लगाई जाती है, क्या ये इंजेक्शन उसी तरीके से लगाया जाता है या कुछ और प्रोसेस है इस इंजेक्शन को लगाने का? यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जब हम पेशेंट्स को पहली बार बताते हैं तो उन्हें लगता है कि ये इंजेक्शन हमें वीगो फॉर्म में या आईवी फॉर्म में दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंजेक्शन इंसुलिन की तरह आपके पेट पे, जैसे कि जो फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट, वहाँ पे लगाया जाएगा और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इसकी जो नीडल होती है वो 3 to 4 mm की होती है, बहुत ही छोटी सी, और पेशेंट खुद से लगा सकता है। उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी पर्टिकुलर अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से इंजेक्शन लगा सकता है, बिल्कुल पेन नहीं होता है। बस अपनी एब्डोमेन की जो स्किन है उसको अप करके ऐसे करके डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कोई आईवी नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, तो पेशेंट्स इससे डरे नहीं। ये जो वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में आपने हमें बताया है, जानकारी दी है,
क्या इसके साथ मोटापे के साथ साथ क्या हमारी मसल्स भी जो वीक हो जाएंगी, क्या इसमें भी कोई इफेक्ट पड़ता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या इसके भी? यस, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत से लोग इसके बारे में अक्सर पूछते हैं और एज अ डॉक्टर हमें इसके बारे में ध्यान भी रखना चाहिए कि जब फैट लॉस होता है, ओवरऑल अगर हम देखें हमारी बॉडी का वेट लॉस हो रहा है तो फैट लॉस भी होता है और कुछ मसल मास का भी लॉस होता है, बट हमें इस मसल मास को कम से कम करना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपका 10 kg वेट लॉस हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि आपका मसल मास 1 kg या उससे भी कम गिरे और जो मेन आपका वेट लॉस है वो आपका फैट लॉस हो। तो इसीलिए अगर आप स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करेंगी, सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज, जैसे हम लोग कहते हैं जिम वाली एक्सरसाइजेज जो होती हैं, मसल्स को बिल्डअप करने की एक्सरसाइज करेंगी और एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेंगी, तो आपकी बॉडी में मसल लॉस कम से कम होगा। हम ये चाहते हैं कि फैट लॉस ज़्यादा हो और मसल लॉस कम हो, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, तो इसको हमें प्रिवेंट करना है। बीएमआई क्या होता है, मतलब इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। यस, ओबेसिटी को डायग्नोज करने के लिए, मतलब मोटापे को पता लगाने के लिए कि आपको कितना मोटापा है, बॉडी मास इंडेक्स BMI यूज़ किया जाता है। BMI का फुल फॉर्म आपने बताया है? हाँ, बॉडी मास इंडेक्स। ये सबसे कॉमन तरीका है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आप ओबेज हैं या मोटे हैं कि नहीं है और कितनी आपकी सिवियरिटी भी है। ऑल्दो अब बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, जैसे डेक्सा मशीन होती है, जिम में आपने देखा होगा बायो इम्पिडेंस मशीन है, उन सब से भी हम पता लगाते हैं कि आप कितना आपके अंदर फैट है। बट सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो है BMI। इसमें हम पेशेंट का वेट लेते हैं और उसकी हाइट लेते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं और उसके बेसिस पे एक वैल्यू आती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियंस में लोअर BMI वैल्यू पे ज़्यादा ओबेसिटी मिलती है। इसका मतलब 2 लोग हैं, एक इंडियन और एक वेस्ट, दोनों का BMI है 27। हमारे यहाँ पे 27 BMI पे ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने का, वो लोग ज़्यादा अनहेल्दी हैं। लेकिन जो वेस्ट वाले हैं वो 27 पे उतने अनहेल्दी नहीं हैं। तो हम लोग जेनेटिकली प्रोन हैं, हमारे अंदर ऐसी जीन्स हैं और हमारे अंदर इतना विसरल फैट है कि कम BMI में भी हमारे अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसीलिए BMI बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसा हमें बताया कि वजन घटाने वाला जो इंजेक्शन है, उसके साथ हमको एक्सरसाइज और डाइट भी हमें सही रखनी है। करेक्ट। तो क्या डाइट हम रखें और कितनी देर हम एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपसे बोला था कि आजकल इंसान एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, डाइट फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो इंजेक्शन ले रहा है। तो कितनी देर हम ये सब चीजें करें? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइट मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, आप जब ये इंजेक्शन ले रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो स्टमक की एम्प्टिंग टाइम है, मतलब खाना पचने का समय, वो हमने बढ़ा दिया है। तो आप फैटी मील्स नहीं ले सकती, क्योंकि अगर आप फैटी फूड, मैदा बेस्ड फूड या बहुत ही प्रोसेस्ड फूड लेंगी तो आपको ब्लोटिंग ज़्यादा होगी। जैसे मोमोज हो गया, मोमोज है, चिप्स है, ऑयली फूड है, हमें ये अवॉइड करना है। तो हमें छोटे छोटे मील्स लेने हैं, रेगुलर इंटरवल में खाना है। आप सेमी सॉलिड फूड भी ले सकती हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है। एक्चुअल में अगर बताएं तो 1 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। जैसे आपने अभी पूछा कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी मसल मास को बिल्डअप करेगा, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। यस, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, सेमी सॉलिड फूड ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मील्स लें, फैटी मील्स को अवॉइड करें। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं, वो वीक में मिनिमम 3 to 4 टाइम्स तो करनी है, 30 to 40 मिनट्स। सिर्फ वॉकिंग से या सिर्फ घर पे चलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे आपकी मसल बिल्डअप नहीं होगी। जी, एक क्वेश्चन और है कि जो बीपी, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, क्या वो पेशेंट ये इंजेक्शन, वेट लॉस इंजेक्शन ले सकते हैं? या इनके लिए भी कोई गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल। देखिए, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन है इंडिया में। इसका भी अभी रिसेंट डेटा आया था, उसमें देखा गया था कि मोर देन 300 मिलियन लोगों को हाइपरटेंशन है इंडिया में। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो हाइपरटेंशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट। और ओबेस पेशेंट्स में भी 50% से ज़्यादा ओबेस पेशेंट्स में आपको हाइपरटेंशन मिलेगा। तो मतलब अगर आप मोटे हैं तो हाइपरटेंशन होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम वेट लॉस करेंगे तो हमारा हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होगा। ये देखा गया है कि 5% to 10% अगर आप वेट लॉस करते हैं
तो आपका बीपी इवन नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, साथ ही ये है कि किस एज में ये इंजेक्शन, जो जैसे आपने बोला कि ये इंजेक्शन 12 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं यूएस में, यस, इंडिया में क्या गाइडलाइंस हैं वेट लॉस इंजेक्शन के लिए कि इतनी उम्र के लोग लेना स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इंडियंस में भी 12 to 18 ईयर्स जो कि एडोलेसेंट एज है, उसमें भी कुछ लोगों को ये इंजेक्शन दिया गया है, क्योंकि पहले इसके इंजेक्शन का एक फॉर्म आता था लीराग्लूटाइड। वो क्या है कि वो दिन में एक लगाया जाता है, जैसे सेमाग्लूटाइड था वो हफ्ते में एक है, लीराग्लूटाइड दिन में एक लगता है, वो पहले ही आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि 12 to 18 ईयर्स में इंडिया में ये यूज़ नहीं हुआ है, बट इसका यूज़ कम है। ऑब्वियसली अगर यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चों में हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि किस एज में इसको यूज़ करना चाहिए, सो द बेस्ट इज़ एन एडल्ट पेशेंट जो कि ओबेज या डायबिटिक है, अबव 18 ईयर्स का है, और वो फुल्ली रेडी है, अपनी कंसेंट दे रहा है कि मैं आपकी सारी चीज़ों को फॉलो करूँगा और डाइट एक्सरसाइज करूँगा, प्रॉपर इंजेक्शन लूँगा, तो आप उसको काउंसिल करके ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले हमारे पास प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं थी, ओरल मेडिसिन थी, उनसे 2-3 किलो का ही बस वजन लॉस होता था, ज़्यादा हमें वेट लॉस मिलता ही नहीं था। आज हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास कोई एक मेडिसिन तो है जिससे हम ओबेसिटी जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये एज आपने हमें बताई है कि इससे हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जो पेशेंट डायबिटिक है, वो इंजेक्शन ले रहा है जी, डायबिटीज के, क्या वो पेशेंट ये वाले इंजेक्शन क्या सेम होते हैं दोनों, कि कोई डिफरेंस है इसमें? यस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं वही बस बताना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टर ही बता पाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब हम एक ओबेस पेशेंट में, यानी मतलब मोटे वाले पेशेंट को ये मेडिसिन दे रहे हैं जो डायबिटिक नहीं है, तो उसका डोज और डायबिटिक पेशेंट का डोज डिफरेंट है। अगर मैं सेमाग्लूटाइड की बात करूं तो डायबिटीज़ में इसका डोज 1 mg तक है, लेकिन मोटे वाले पेशेंट में हम इवन 1.7 या 2.4 mg तक जा सकते हैं। तो इसीलिए दोनों में डोज डिफरेंट होता है। और डायबिटिक पेशेंट में जब हम ये इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें बाकी ड्रग्स को मॉडिफाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है जो इंसुलिन ले रहा है या 2-3 और ड्रग्स ले रहा है, और हमने ये मेडिसिन स्टार्ट की, तो हमें इंसुलिन के डोज को कम करना है। अगर वो ग्लिप्टिन मेडिसिन ले रहा है तो उसको बंद करना है। और सल्फोनेल यूरियज भी एक कॉमन मेडिसिन है जो बहुत से लोग लेते हैं, तो उसके डोज को भी कम करना है। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि दोनों का क्या डोज है, क्या ड्यूरेशन है, क्या मैनेजमेंट है। डॉक्टर सक्षम, आपने हमें बताया कि इन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन दे सकते हैं, इन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किडनी संबंधी बीमारी है, या किसी को दिल का दौरा पड़ चुका है, या फैटी लीवर है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये इंजेक्शन दे सकते हैं कि उनकी बीमारी बढ़ा देगा कि ये घटा देगा, है ना? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लोग प्लीज़ इस इंजेक्शन से डरिए मत। ये मत सोचिए कि अगर आपको कोई ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन है तो हम ये इंजेक्शन लेंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट हैं, मतलब वेट लॉस के अलावा भी ये सारी चीज़ों को कम करता है। मैं ट्रायल के नाम के साथ बताऊंगा, जिससे आप गूगल पे चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं हम गूगल आप सर्च कर सकते हैं। जैसे किडनी डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक ट्रायल था, फ्लो ट्रायल, जिसमें ये देखा गया कि जब हम सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन यूज़ कर रहे थे तो 24% किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर होने का चांस कम हो गया। अच्छा, मतलब इस इंजेक्शन का फायदा है? यस, बिल्कुल फायदा है। 24% लोगों में, मतलब कंपेयर टू दी प्लेसिबो, इसमें हमें बेनिफिट मिला। जो लोगों को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब ये इंजेक्शन यूज़ किया गया तो उसमें भी 22% बेनिफिट मिला। तो इसके लिए सेलेक्ट ट्रायल यूज़ हुआ, और इवन सस्टेन 6 है जिसमें ये देखा गया कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी, अगर वो मोटे हैं, उनको हार्ट डिजीज़ है, तो वो ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और फैटी लिवर में तो इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अभी रिसेंट स्टडीज़ ने बताया कि 60% लोगों में फैटी लिवर की वजह से नैश हो जाता है। तो ये इंजेक्शन लेने से वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई महिलाएं ऐसी हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम ये इंजेक्शन लेते हैं जी, और हमारा मोटापा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 90 या 80 है उनका वेट, तो उनकी क्या स्किन जो है वो क्या
लटकने लगेगी फेस की, या उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे लटकने लगेंगे, क्या इस इंजेक्शन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? यस, बिल्कुल। ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी बॉडी से वेट लॉस होता है तो फैट लॉस भी होता है और मसल लॉस भी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर मसल इनटेक नहीं करेंगे तो फैट के साथ साथ मसल भी गिरेगी, और जब मसल गिरेगी तो आप थोड़े से लीन लगेंगे, थिन हो जाएंगे, आपकी स्किन नीचे आ जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं ओजेम्पिक फेशिस। आपने शायद देखा होगा वो करण जौहर में या राम कपूर में। तो वो अब उन्होंने इंजेक्शन लिया नहीं लिया वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, बट अगर उस टाइप का जो फेशिस है वो हो जाता है, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रोटीन इनटेक करेंगे, प्रॉपर डाइट को मेंटेन करेंगे, तो वो जो फेशिस हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि हमें फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान देना है, मसल्स को कम से कम चाहते हैं कि उससे फैट लॉस हो, या मतलब मसल्स से हम चाहते हैं कि कम से कम उनका लॉस हो, तो उसको रोका जा सकता है विद प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर डाइट। मतलब इस इंजेक्शन को अगर आपको लेना है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपके फेस पे या इवन बॉडी के अलग पार्ट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मिल सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर के बिना ये मेडिसिन लेंगे तो इनिशियल फेज में आपको बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे, आप ये इंजेक्शन छोड़ देंगे, फिर आप इस इंजेक्शन को कभी नहीं लेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपका सिर्फ वेट लॉस होना है, वेट लॉस के अलावा आपकी बॉडी में कितने सारे बेनिफिट्स ये कर रहा है। ये ओबेसिटी से, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 200 कॉम्प्लिकेशन है। ओबेसिटी से इवन कैंसर्स भी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सारी हमारी बॉडी के कैंसर्स हैं जो ओबेसिटी से होते हैं। तो अगर हम वेट लॉस करेंगे, ओबेसिटी को मैनेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इन कैंसर्स का भी रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने कोई सर्जरी कराई हो, जी, है ना, जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज भी सर्जरी कराते रहते हैं, फेस सर्जरी या जो भी है, तो ये वेट लॉस इंजेक्शन उसके बाद ये ले सकते हैं, या अगर उन्होंने कंटिन्यू पहले किया हो और उसके बाद अब ये बंद कर दिया हो तो इससे कोई साइड इफेक्ट बॉडी में आ सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, सर्जरी कराने से इस पे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जिन लोगों ने कोई सर्जरी कराई है उसके बाद वो लोग ये इंजेक्शन ले सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी कोई पेनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है जो इंसुलिन रिलीज करता है, अगर कोई पेनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है या कोई स्टमक से रिलेटेड इंटेस्टिनल कोई सर्जरी हुई है पेट की, तो आपको थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत है। बाकी सर्जरीज के बाद आप ले सकते हैं। इवन जो लोग बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं उसके बाद भी ये इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है या उसके साथ भी यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज सर्जरी से एक वेट लॉस होता है और ये मेडिसिन से भी होता है। तो दोनों चीज़ों से अगर देखें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। अच्छा, हम मेडिसिन ले वेट लॉस करने के लिए कि हम इंजेक्शन ले, किससे जल्दी मतलब हमारा वेट लॉस होगा? करेक्ट। देखिए, वेट लॉस के लिए अभी कोई प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक मेडिसिन है जिसका नाम है ऑर्लीस्टैट। ये 120 mg डोज पे आती है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो पेशेंट इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। इससे 3-4 kg के आसपास ही वेट लॉस होता है, और ये मोस्टली वेस्ट पीपल में होता है। ये करता क्या है कि आपकी बॉडी में जैसे आप फैट लेते हैं तो उस फैट का एब्जॉर्प्शन रोक देता है और उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो हमारी जो इंडियंस हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा फैट नहीं खाते हैं, हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा हैं हमारे में, रोटी, राइस चाहिए। तो हमारे में जो ऑर्लीस्टैट है वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती, और अगर करती भी तो उससे इफेक्टिव वेट लॉस सिर्फ 3-4 kg के आसपास ही होता है। तो फॉर सम बेनिफिट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट के लिए आपको अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो वो ओरल टैबलेट नहीं, वो एक इंजेक्शन फॉर्म में ही आपको लेना पड़ेगा। बट हाँ, अब न्यूअर ड्रग्स आ रही हैं जो ओरल फॉर्म में भी आने वाली हैं। ओरल सेमाग्लूटाइड भी अवेलेबल है, पर वो एज अ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के फॉर्म में है, और न्यूअर ड्रग्स हैं जो कि बहुत रिसेंटली ओरल फॉर्म में भी अभी आ जाएंगी। अच्छा, वेट लॉस इंजेक्शन लेने के बाद हमें लाइफस्टाइल क्या मतलब अपनानी चाहिए? कि हमें रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्या मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए हमारी? यस, बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट्स अक्सर ये सोचता है कि अगर मैंने ये इंजेक्शन यूज़ किया तो अब मैं फ्री हूँ, मैं कोई भी चीज़ खा सकता हूँ, मैं कभी भी सो सकता हूँ, बट ये करेक्ट नहीं है। हमारी अपनी बॉडी को एक सर्केडियन रिदम की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में एक रिदम होती है और हमें उसे मेंटेन करना है। मान लीजिए आप पर्टिकुलर 10-11 बजे के आसपास सोती हैं, तो बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। मान लीजिए अपनी सर्केडियन रिदम को चेंज कर दिया, कभी आप 2 बजे सो रही हैं, कभी आप सुबह सो रही हैं, तो बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कॉर्टिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। आपने सुना होगा कि मेरा कॉर्टिसोल बढ़ गया है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो वो डिस्टर्ब होता है।
जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इस इंजेक्शन के साथ आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अपनी सर्केडियन रिदम मतलब सोने का टाइम भी एक फिक्स रखना है, खाने के टाइम को भी एक फिक्स करके रखें, क्योंकि हम ओबेसिटी को क्रोनिक फॉर्म में देख रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि मैंने आज आपको इंजेक्शन दिया और आपका 15 दिन में वेट लॉस हुआ, आप खुश हो गई। नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और सच में बताऊँ, ये बहुत टफ नहीं है भाई। एक टाइम फिक्स करना है सोने का, ऊपर नीचे कभी हो जाए वो एक अलग बात है। आपको बेसिक चीज़ों का खाने पीने का ध्यान रखना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। बाकी इंजेक्शन अपने आप में सब चीज़ें कर लेगा। जी, जैसे आपने बताया था कि हफ्ते में एक इंजेक्शन तो महीने में 4 इंजेक्शन। करेक्ट। तो ये कोर्स क्या 2 साल जाता है कि 3 साल जाता है? वेट लॉस इंजेक्शन वाला जो कोर्स है आपका, ये कितने दिन तक चलता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ओबेसिटी एक क्रोनिक डिजीज़ है और ये रिलैप्स करेगी। अगर आपने वेट लॉस किया और उसके बाद आपने प्रॉपर इंजेक्शन छोड़ दिए, मान लीजिए आपने 1 साल लिया या 2 साल लिया और उसके बाद ये इंजेक्शन आपने छोड़ दिया, तो ये वापस से वेट गेन हो जाएगा। तो अभी जो स्टडीज़ हैं उसमें ये देखा है कि इन इंजेक्शंस को आपको कंटिन्यू ही करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है या बीपी की प्रॉब्लम है। आज आपका बीपी नॉर्मल है, आपने सुबह मेडिसिन ली थी, तो क्या आप मेडिसिन अगले दिन नहीं लेंगी? आप तो लेंगी। तो बीपी नॉर्मल क्यों है? क्योंकि आप मेडिसिन ले रही हैं। आपकी शुगर नॉर्मल है क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसीलिए आपका वेट मेंटेन रखने के लिए भी आपको ये इंजेक्शन लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, 2 साल बाद अगर वेट लॉस टारगेट अचीव हो गया है तो हम इसकी डोज कम कर देते हैं। तो हम लो डोज पे इसको टेपर ऑफ करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, और हम वेट लॉस इंजेक्शन नहीं चाहते हैं या हम कोई दवाई भी नहीं लेना चाहते हैं कि जिससे हमारा वजन घटे या कुछ, हम सिर्फ डाइट फॉलो करना चाहते हैं, हेल्दी डाइट रखना चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे उसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो बहुत डरते हैं इंजेक्शन से। वो कहते हैं कि आप कुछ भी बताइए, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम दवा नहीं लेंगे, इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो पहली बात तो ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल से 3 to 5% वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोगों में इवन 6 to 7% भी वेट लॉस हमें मिल सकता है। लेकिन फिर आपको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी टोटल कैलोरीज जो भी आप पूरे दिन में लेते हैं उसको कम करना पड़ेगा, आपको फैटी फूड को कम करना पड़ेगा, ऑयली चीज़ों को कम करना पड़ेगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, फिर मील टाइमिंग मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप एक चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से हमें ओबेसिटी हो रही है, जेनेटिक भी होता है। तो सारे फैक्टर्स को हमें मैनेज करना है। तो प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, गुड इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर्स, तो ये जब सब चीज़ों को हम मैनेज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल से भी वेट लॉस होगा। आपका 5% वेट लॉस तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम 15% चाहते हैं या 20% चाहते हैं, या हम बाकी हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, किडनी डिजीज़ को करना चाहते हैं, तो वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मेडिसिन या फाइनल ट्रीटमेंट बेरियाट्रिक सर्जरी जो होती है वो ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि मोटापा जनरली औरतों में ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों? मतलब मोटापा बच्चों या पुरुषों में इतना नहीं होता जितना मोटापा महिलाओं में पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ओबेसिटी का, और दूसरा ये है कि फीमेल्स की ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि उनकी बॉडी का जो मूवमेंट है पूरे दिन में वो ज़्यादातर घर की चीज़ों में ही रहता है। तो जब आपका मूवमेंट ही कम है तो ऑब्वियसली कि आपकी जो टोटल कैलोरीज हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो रही हैं इन दी फॉर्म ऑफ फैट। तीसरा, औरतें ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक स्ट्रेस हो गया, एक है कि उनका काम का जो टाइमिंग है वो भी बहुत इरेगुलर रहती है, तो आपका पैटर्न और टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि आप औरतों को आप बहुत कम देखती हैं कि वो एक्सरसाइजेस करें या प्रॉपर रेगुलर डाइट और उस पर फॉलो करें। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से औरतों में कंपेरेटिवली ओबेसिटी के केसेस या ओवरवेट के ज़्यादा मिलते हैं। ऑल्दो थायराइड प्रॉब्लम भी औरतों में होती है, बट उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल ओबेसिटी में नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से औरतों में मोटापा आता है, क्या एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक कारण है? यस, ये एक मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं डबल एज सॉर्ड है। एंजाइटी और डिप्रेशन से मोटापा हो सकता है, और जो पेशेंट मोटे होते हैं उनमें भी एंजाइटी और डिप्रेशन मिलता है।
इसीलिए साइकेट्रिक काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मोटे होते हैं और वो कोशिश करते हैं वेट लॉस की और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो उनको बहुत कॉमन होता है कि या तो एंजाइटी प्रॉब्लम होना या डिप्रेशन होना। और एंजाइटी और डिप्रेशन अगर आपको पहले से है तो फिर मेडिसिन से या किसी और चीज़ से वेट लॉस करना बहुत टफ होता है। मतलब जिसको स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की जो मेडिसिन ले रहा है या जो ये प्रॉब्लम झेल रहा है, और अगर वो वेट लॉस इंजेक्शंस लेता है तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में कि नहीं, वो इन दवाओं के साथ कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, मेडिसिन लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स डिप्रेशन के होते हैं, स्पेशली एक्यूट डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम लोग ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एक लो स्टेट में है और अब हमने उसका खाना बंद कर दिया या मतलब एक तरीके से उसकी एपेटाइट कम कर दी, तो ऑलरेडी वो लो स्टेट पे है, उसकी एपेटाइट कम हुई, उसके जो ब्रेन में जितने भी हंगर के जो भी स्पाइक्स आते थे या जो भी उसको अच्छा लगता था, फूड क्रेविंग्स होती थी, वो सब धीरे धीरे कम हो गई। तो इसकी वजह से इवन डिप्रेशन स्टेट थोड़ा बढ़ सकता है। कुछ स्टडीज़ में देखा गया था कि थोड़े बहुत माइनर से साइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते हैं। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में हमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब डिप्रेशन वाले पेशेंट्स इन मेडिसिन को ना लें, अपने आप नॉर्मल तरीके से जो डाइट है, जो अपनी लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करके वो अपना वेट लॉस करें, क्योंकि इन ड्रग्स का मेन एक्शन ब्रेन पर है। मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन पे बहुत काम करती हैं, ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं, और डिप्रेशन भी एक तरीके की न्यूरल प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर सक्षम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमको वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए इतनी अच्छी जानकारी, इंजेक्शंस और दवाइयों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।